मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। लास्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से यूपीएससी या स्टेट पीएससी की डिमांड के हिसाब से आपको अपनी जानकारी बढ़ाकर बहुत कम समय में सिलेक्शन ले करके अपना महत्वपूर्ण योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में देना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि पढ़ना किस तरीके से है। फिर मैंने आपको सिलेबस लिखाकर ये बता दिया कि पढ़ना क्या है। और यही दो बातें कोई भी कंपटीटर अच्छे से यदि समझ जाए तो उसको सिलेक्शन लेने में बहुत समय नहीं लगता। कारण यह है कि सबसे कठिन कार्य है ये पहचान करना कि पढ़ना क्या है, और उससे भी कठिन ये है समझना कि पढ़ना कैसे है। मैं आपको दोनों ही बातें बहुत विधिवत तरीके से बताऊंगा। सिलेबस आपको लिखवा चुका हूं कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है ये बताने में मुझको समय लगेगा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का ही ले लो तो मैं कम से कम 50 से 60 घंटे लूँगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री उस लेवल पर जाकर समझाने में जो लेवल डिमांड करता है कमीशन आपसे कि आप जानो। यहाँ पर मैंने आपको जो सिलेबस लिखवाया हुआ था उसमें फर्स्ट टॉपिक लिखवाया है राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। यदि मैं आपको डायरेक्ट राष्ट्रीय राज्य का उद्भव समझाऊं तो आप समझ नहीं पाओगे। कारण यह है कि कोई वस्तु हो या कोई बात हो, अगर आप उसको बीच से जानने का प्रयास करोगे तो क्लियर नहीं समझ में आता। आपको स्टार्टिंग से जानना पड़ेगा अगर विधिवत तरीके से समझना है। राष्ट्रीय राज्य के उद्भव से पूर्व यूरोप में होने वाले कुछ परिवर्तनों को समझना होगा हमें। फिर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय राज्य का उद्भव तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और याद रखना, मेंस के लिए समझना टॉपिक को बहुत ज़रूरी होता है। जो आप समझोगे वही तो दूसरों को समझा पाओगे। जितना अच्छे से समझोगे आप किसी बात को उतना ही अच्छे से किसी को समझा सकते हो। और यूपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से पूछा ही जाता है कि आपको समझाने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी सारी समझ का इस्तेमाल कर देना होगा, जिससे वो आंसर चेक करने वाला व्यक्ति भी समझ जाए कि हाँ आपको ढंग से जानकारी है, आप इधर उधर की बात नहीं कर रहे। राष्ट्रीय राज्य का उद्भव समझने से पहले यूरोप में पूर्व काल में हुए कुछ परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। एक बार उसे समझ जाओ फिर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव समझ जाओगे आप। दरअसल मध्यकाल में इस घटना से पूर्व यूरोप में कुछ विशिष्ट संस्थाओं का विकास हुआ था, और वो संस्थाएं थी सामंतवाद, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य, ये तीन व्यवस्थाएं आप समझ जाओ। इसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का, वो आप आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको सामंतवाद समझाने चल रहा हूं। आप समझिए सामंतवाद था क्या। सामंतवाद था क्या? ये जो सामंतवाद है, सामंतवाद ये क्या था? मैं आपको हिस्ट्री समझाते हुए मैप का यूज करता हूं, जिससे आपको आसानी से मेरे द्वारा समझाई गई बात समझ में आ जाए। मैं यहां पर 5 कॉन्टिनेंट बनाने चल रहा हूं, महाद्वीप। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के राइट में पड़ता है अफ्रीका, अफ्रीका से ऊपर है यूरोप, और अफ्रीका से राइट में आएंगे तो आपको मिलेगा एशिया। एशिया। प्राचीन काल में यूरोप में एक विशालकाय साम्राज्य अस्तित्व में आया था जिसे रोमन साम्राज्य कहा जाता था। आपने रोम का नाम सुना होगा।
साम्राज्य किसे कहते हैं? तो जैसे छोटे छोटे कई राज्य हों, कहीं पर भी छोटे छोटे कई राज्य हों, अब इसी में से कोई राज्य अपनी इनकम बढ़ाकर, अपनी ताकत बढ़ा करके पड़ोसी राज्य पर कब्जा कर ले, तो जो राज्य पड़ोसी राज्य पर कब्जा करेगा उसका एरिया बढ़ा। एरिया बढ़ा तो वहां पर खेती करने वाले जो लोग रहते थे वो भी उसके कंट्रोल में आ गए। अब वो टैक्स देंगे राजा को तो राजा की इनकम भी बढ़ी, एरिया बढ़ा तो इनकम भी बढ़ी, फिर सेना भी बढ़ी, वो और शक्तिशाली हो गया, और फिर वो बगल के किसी और राज्य पर कब्जा कर लिया, फिर और इनकम और ताकत बढ़ी तो और किसी राज्य पर कब्जा कर लिया, फिर और किसी राज्य पर कब्जा कर लिया। इस तरह से एक राज्य अपना एरिया यानी क्षेत्र बढ़ाते हुए साम्राज्य बन गया। तो याद रखना, राज्य एक बार कमजोर हो सकता है पर साम्राज्य का मतलब है कि बहुत शक्तिशाली। एक राज्य को हराना आसान होता है पर एक साम्राज्य को हराना बहुत कठिन काम था। भारत जब भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, दुनिया से बहुत सारे लोग आए और उन राज्यों को हराए हुए हैं, लेकिन जब जब भारत साम्राज्य के रूप में था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन लगभग पूरा भारत, अशोक के अधीन लगभग पूरा भारत, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे शासकों के पास लगभग पूरा भारत, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य था। और आपने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी विदेशी शासक से हार गया या भारत के किसी राज्य से हार गया, अशोक किसी विदेशी शासक से हार गया, बल्कि जब साम्राज्य होते थे तो किसी भी देशी या विदेशी शासक में हिम्मत ही नहीं होती थी कि साम्राज्य के ऊपर आंख उठाकर देख लें। साम्राज्य मतलब शक्तिशाली। ऐसे ही यूरोप में यहां पर जो है इटली है और यहां पर रोम है। कभी मैप देखोगे आप तो समझ जाओगे। अब ये जो रोम है और ये इटली है, आप ध्यान दो तो रोम के जो लोग होंगे अफ्रीका में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, यूरोप में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, एशिया में आकर बिजनेस कर सकते हैं, और राजा वही शक्तिशाली होता था, देश वही शक्तिशाली होता था जिसकी इनकम बहुत अच्छी हो, उसके पास आर्मी वगैरह बहुत स्ट्रांग हो। अब इनकम या तो एग्रीकल्चर से अच्छी हो सकती थी या तो बिजनेस से। अब भारत जैसे देश में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, बहुत बड़ा देश था, तो यहाँ के देश तो एग्रीकल्चर पर भी बहुत इनकम पा जाते थे और अपनी ताकत बढ़ा लेते थे। यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, उनके यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं हो सकता, तो वो बिजनेस करके अपनी इनकम और ताकत बढ़ा सकते हैं। अब जापान को देख लो, छोटा सा देश है लेकिन बिजनेस करके अपनी इनकम और ताकत बढ़ाया हुआ है, और आज उसकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहने का आशय ये है कि रोम ने भी अफ्रीका से बिजनेस, यूरोप से बिजनेस, एशिया से बिजनेस करके अपनी इनकम और ताकत इतनी बढ़ाई कि अगल बगल के क्षेत्रों पर कब्जा करता चला गया, कब्जा करता चला गया, और एक समय पर रोम के पास इतना बड़ा एरिया हो गया कि उसे रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा, रोमन एम्पायर। और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत दक्षिण का यूरोप, पूर्व का यूरोप और उत्तर का अफ्रीका, ये क्षेत्र शामिल थे। अब आप सोचिए वर्तमान समय में यूरोप के कितने देश रोमन साम्राज्य के अधीन रहे होंगे। बहुत विशालकाय साम्राज्य अस्तित्व में था, लेकिन विशालकाय साम्राज्य तब तक संगठित रहता है जब तक विशालकाय साम्राज्य का शासक दूरदर्शी हो, योग्य हो, नहीं तो साम्राज्य टूटकर बिखर जाता है। किसी एक व्यक्ति को बहुत बड़ा साम्राज्य संगठित करके रखने के लिए बहुत दिमाग, बहुत ताकत और बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, नहीं तो संगठित नहीं हो सकता। अब भारत को ही ले लो, भारत आजाद हुआ तो पूरे भारत पर सिर्फ एक पार्टी और एक परिवार का शासन था, कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार। जवाहरलाल नेहरू में योग्यता थी कि उन्होंने पूरा भारत संभाल करके रखा। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जी में भी कैपेसिटी थी, फिर इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी में भी क्षमता थी, लेकिन राजीव गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी में वह क्षमता नहीं है।
भारत से लेकर विदेश तक के बहुत सारे लोग उन्हें आज भी पप्पू नाम का करके बुलाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जो नेहरू परिवार एक समय पर पूरे भारत में, जैसे उनको मोनोपोली थी एकाधिकार शासन करने का, प्रधानमंत्री बनने का, राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का, पर आज देखो संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार। तो ऐसे में क्या हुआ, योग्यता होनी चाहिए, वरना साम्राज्य टूट जाता है, बिखर जाता है। रोमन साम्राज्य इतना विशाल था कि भविष्य में इसको संगठित करके रखना कठिन काम हो गया। और फिर ये जो रोमन साम्राज्य है ये दो भागों में बंट गया। इधर को कहा गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य, बिजेंटियन साम्राज्य। और जो पश्चिम की तरफ पड़ता था इसे कहा गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये है पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो दोनों जो है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा साम्राज्य था, दो भागों में टूटा, तो ताकतवर तो हैं अब भी, लेकिन पहले जितने ताकतवर नहीं रहे। अब दो भागों में टूट चुके थे। और आगे हुआ ये कि उत्तर से होने वाले जर्मन आक्रमण से, यानी जर्मनी के लोगों ने आक्रमण किया और जर्मनी के लोगों ने आक्रमण करके पश्चिमी रोमन साम्राज्य को हरा दिया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट करके बिखर गया। यह घटना 5वीं सदी की है। ये जो घटना है 5वीं सदी की है। अब सदी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद को ईसवी कहते हैं। 1 ईसवी से लेकर के 100 ईसवी तक, ईसा मसीह के जन्म के 100 साल तक, यानी बाद तक पहली सदी हो गई। जैसे 100 के बाद बढ़ोगे आप, 101, 102, वो दूसरी सदी है। फिर 100 साल तक, 200 साल क्रॉस करोगे तो तीसरी सदी है। ईसा के जन्म के 300 साल क्रॉस कर जाओगे तो चौथी सदी है। ईसा के जन्म के 400 साल क्रॉस कर जाओगे तो 5वीं सदी है। ये 5वीं सदी की घटना है जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट करके बिखर गया और फिर वह व्यवस्था कायम हुई पश्चिमी रोमन साम्राज्य में, यूरोप में, जिसे कहा जाता है सामंतवाद। सामंतवाद में एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जाती है जिसमें राजा और जनता के बीच में मध्यस्थ और बिचौलियों का एक श्रृंखला तरीके से कायम हो जाता है, एक श्रृंखला बन जाती है। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा, इन सब की भूमिका सीमित हो जाती है और कृषि का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सोच करके देखो, यूरोप में ऐसे ही एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं था और ये व्यापार वाणिज्य भी छोड़ दें, बिजनेस करना छोड़ दें, कृषि पर निर्भर हो जाएं, तो फिर तो ये पिछड़ गए, इनका डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य पिछड़ने लगा और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूं, आप समझो सामंतवाद क्या है। जैसे देखो, ये रहा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब ये इतना बड़ा था, लेकिन जर्मन के लोगों ने जब आक्रमण किया तो वहां के लोग बर्बर थे, उनको लड़ना झगड़ना ही आता था, शासन करना, ये सब राज्य संगठित कर लो, ये सब नहीं आता था। इन्होंने क्या किया कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया ऐसे, और एक एक जगह पर एक एक जर्मन ऑफिसर समझो, या कोई भी जर्मनी का है जो भी पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर कब्जा करके बैठा है, उसने एक एक टुकड़ा अपने कब्जे में ले लिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के कई टुकड़े हो गए और आज के बाद एक एक टुकड़ा समझो अपने आप में देश है। हर जगह पर सामंत लोग शासन करने लग गए और जिस जमीन पर सामंत रहते थे वहां जो लोग किसान थे, खेती वगैरह करते थे, बस उनके माध्यम से वहां खेती करा के अपना इनकम लेकर के मस्त होकर वहां रहने लग गए। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस खा रहे हैं, मस्त हैं। और जितने अगल बगल के इनके क्षेत्र हैं, समझो देश हैं, वहां से भी उनको कोई खास वास्ता नहीं है। और आप तो जानते हैं
एक देश से दूसरे देश में जब जाते हो आप, तो वहां की करेंसी चेंज हो जाती है। एक देश से दूसरे देश में आप बिजनेस करने जाओ तो जितना अपने देश में बिजनेस करना आसान होता है, उतना किसी और देश में जाकर बिजनेस करना आसान काम नहीं होता। वहाँ की सरकार बहुत सा रोक लगा के रखती है। वहाँ के बॉर्डर पर आपसे बहुत सारा टैक्स ले लिया जाता है कि भाई हमको टैक्स दो पहले। भाई कोई भी देश विदेशियों को अपने यहाँ घुस करके बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करने देगा, वरना जब विदेशी ही किसी देश में जाकर सारा बिजनेस करेंगे तो उस देश के लोगों का क्या होगा, वहाँ के बिजनेसमैन का क्या होगा। आज भारत है, भारत की मार्केट ओपन कर दिया जाए कि दुनिया में जो भी चाहे भारत में आकर सामान बेचे, बिजनेस करे, यहाँ रहे, तो सोचो जरा सा फिर भारत के लोगों का क्या होगा। भारतीय बिजनेसमैन का तो व्यापार ठप पड़ता हुआ नजर आएगा, रोजी रोजगार के लिए समस्या हो जाएगी। विदेशियों को आने दिया जाता है किसी भी देश में, पर ऐसा नहीं कि एकदम से आप मार्केट खोल दो कि जैसा जिसका मन करे वैसे आए, ऐसा नहीं किया जाता। सरकार कंट्रोल रखती है इन बातों पर कि पहले हमारे देश के लोगों का भला हो तब किसी देश के लोगों का। इसीलिए किसी और देश में जाकर बिजनेस करना कठिन काम होता है। अब सोचो ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में समझो, अगर अगल बगल देश हैं तो एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में अगर जाता है तो वहाँ करेंसी चेंज हो जाएगी, फिर वहाँ पर टैक्स उसे बहुत देना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ता है तो तीसरे देश में घुस गया, फिर करेंसी इसको चेंज नज़र आएगी, फिर वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि सामंतवाद में व्यापार वाणिज्य को नुकसान पहुँचता है, वो बंद होने लगता है। मुद्रा जो है उसकी भी एक प्रकार से समझो तो जो मुद्रा का मतलब है कि समस्या ना खड़ी करे व्यापार में, व्यवसाय में, खाने जीने रहने में, यहाँ मुद्रा की जो व्यवस्था होती है वो भी आपको सीमित पड़ती हुई नजर आएगी, भूमिका सीमित हो जाएगी उसकी, और कृषि का महत्व बढ़ जाएगा। और कृषि का भी महत्व जरा सा देखो, क्योंकि जर्मन लोग हैं किसी दूसरी जगह पर जाकर के कब्जा करके खाने और लूटने के लिए गए थे, अब वहीं सेटल हो गए, तो वहाँ की ज़मीन से ना उनको प्यार होगा, न वहाँ के लोगों से उनको सिंपैथी होगी। इसी सामंतवाद से ही जुड़ा हुआ शब्द है कृषि दासता अथवा मेनर प्रणाली। कृषि दासता अथवा मेनर प्रणाली, अब ये क्या है इसको भी समझ लो। दरअसल जैसे मान के चलो ये जमीन का टुकड़ा है और ये है लॉर्ड के पास, मतलब सामंत के पास, ये क्या है तो ये लैंड है, जमीन। अब आप इस जमीन को दो भागों में बांट दो। राइट में जो भाग है उसे कहा गया है, राइट में जो भाग है वो है डिमेंस, और जो लेफ्ट में है उसे कहा गया है मेंस। मेंस ये जो आधी जमीन है सामंत की, इस आधी जमीन की जो आय होती थी वो किसानों के भरण पोषण के लिए थी। भरण पोषण के लिए किसानों को रैयत कहा गया है, तो रैयतों के भरण पोषण के लिए है, मतलब किसानों को दे दिया गया यहाँ पर कि इस जमीन पर आप लोग खेती करो, किसानी करो, जियो और खाओ, लेकिन बदले में ये जमीन सामंत की है, सामंत ने किसानों को दी है जीने के लिए, रहने के लिए, लेकिन बदले में इन किसानों को ये जो डिमेंस वाली जमीन है यहाँ पर खेती करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और बदले में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस पूरे जमीन में जो कुछ होगा उसकी आय जो है वो सामंत के पास जाएगी। अब मतलब समझो, ये सामंत आज के बाद आधी जमीन की सारी इनकम खुद लेकर किसानों से मेहनत करवाता है, बदले में कुछ पैसा वगैरह तो देना नहीं है, तो सारी इनकम तो सामंत के पास आ गई, वो अमीर है, आराम से ज़िंदगी निकल रही है उसकी। और आधी जगह की ज़मीन उसने किसानों को दी है कि चलो जाओ आप वहाँ जियो खाओ रहो, तो वो किसान जीने और खाने भर के ही होंगे, लाइफ में और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो है वो पिछड़ गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है उसका तो बिजनेस अफ्रीका से, एशिया से, इन सारे देशों से होता रहा। पर समस्या ये खड़ी हो गई कि भले ही पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य के टूटने के लगभग 1000 साल बाद तक बना रहा और बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन यहां पर भी
पूर्वी रोमन साम्राज्य के बगल में यहाँ पर मुस्लिम शासक हुआ करते थे और धीरे धीरे करके वो अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। मैं आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कैसे मुस्लिम शासकों ने अपनी ताकत बढ़ाई। अभी ये समझाना चाहता हूँ मैं कि इस तरीके से मुस्लिम शासक जो है वो भी एम्पायर खड़ा करना चाहते थे, बड़े साम्राज्य, और इस चक्कर में उन्होंने यूरोप पर हमला करना शुरू किया, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य पर। अच्छा, अटैक होता रहा होता रहा होता रहा। पूर्वी रोमन साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली था, हारा नहीं। और जब पूर्वी रोमन साम्राज्य लड़ रहा होगा, नहीं हारेगा, यही दौर है जब मुस्लिम शासक भारत पर आक्रमण करके धीरे धीरे करके पूरा भारत गुलाम बना लेंगे। मतलब भारत गुलाम हो गया। मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था, वो गुलाम हो गया। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है वो इतना शक्तिशाली था कि कई बार तुर्कों ने, यानी कि मुस्लिम होते थे तुर्क, उन्होंने आक्रमण किया, पूर्वी रोमन साम्राज्य नहीं हारा। और बहुत समय बाद 1453 ईस्वी की बात है, 1453, तुर्कों की एक शाखा ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और बिजेंटियन साम्राज्य को हराकर उसकी कैपिटल राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। और यह घटना यूरोप के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। कारण ये था कि इसी घटना के बाद उस समय पर भारत और यूरोप के बीच में जितने भी प्रचलित रास्ते थे आने जाने के, लगभग अवरुद्ध हो गए, उन्हें रोक दिया गया। अब सोचो, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है भारत के साथ आकर के, चाइना के साथ आकर के बिजनेस किया करता था, अच्छा खासा प्रॉफिट निकालता था। आज भारत और चीन की तरफ आने के रास्ते ही बंद हो गए। अब बिजनेस से ही डेवलप कर रहे थे ये लोग, अब ये भी पिछड़ने लग जाएंगे। और पिछड़ने की तो बात छोड़ो आप, भारत और चाइना ऐसे देश हैं जहां पर खेती, किसानी और खाने पीने की बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, पहनने की भी। भारत और चीन से ही रेशम, सिल्क यूरोप जाया करता था। जब रास्ता ही बंद हो गया तब तो भारत और चीन के सामान यूरोप में जाना कठिन हो जाएगा। और यही वो दौर है जब यूरोप के कुछ देशों ने भारत आने के लिए नया रास्ता खोजने का प्रयास किया। और यही वो दौर है जब भारत के लिए नए रास्ते की खोज जब शुरू हुई, तो इसी समय पर इधर पुर्तगाल से एक यात्री निकल करके इस तरफ से नए रास्ते से होता हुआ भारत पहुंचेगा, जिसे आप लोग वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं। और यही वो दौर है जब पुर्तगाल के बगल स्पेन से एक व्यक्ति निकल करके भारत का रास्ता खोजने निकला था, पर भटक करके अमेरिका पहुंच गया। लेकिन अमेरिका की खोज जो अकस्मात हुई थी, वो यूरोपियंस के लिए बड़े फायदे की सिद्ध हुई। उसका कारण ये था कि यदि अमेरिका की खोज नहीं हुई होती तो यकीन मानो यूरोप का भारत के साथ व्यापार करना बहुत ही कठिन हो जाता। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। बहुत पहले से यूरोपियंस भारत के साथ बिजनेस करते आ रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि भारत से सामान ले जाते थे यूरोप के लोग, बदले में उनको सोना और चांदी देना पड़ता था। और आप तो जानते हैं सोना और चांदी लिमिटेड मेटल है, सीमित धातु है। भारत से जो सामान लेके जाएंगे उसका उत्पादन तो होता रहेगा, प्रोडक्शन, पर सोने का उत्पादन तो होता नहीं। और यही वजह है बहुत पहले से सोना और चांदी यूरोप से भारत की तरफ आ रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया से भारत की तरफ आते थे। भारत सोने की चिड़िया बन गया था। पर यूरोप के लिए ये बड़ी चिंता की बात थी। बहुत पुराने समय में प्लिनी नाम का एक राइटर था, उसकी बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। और उसने नेचुरल हिस्ट्री में बड़े दुख के साथ लिखा कि रोमन महिलाएं भारत के रेशमी कपड़ों की दीवानी हैं, और रेशमी कपड़ा भारत से खरीद कर बदले में वो सोना देती हैं, जिससे यूरोप का सोना भारत की तरफ जा रहा है, भारत को फायदा हो रहा है और यूरोप को नुकसान। अच्छा, जब भी, अभी या इससे पहले कभी भी, जब भी भूमंडलीकरण हुआ, मैं आपको भूमंडलीकरण बताता हूं है क्या। भूमंडलीकरण का मतलब यह है कि जैसे एक देश अपने अगल बगल के देशों तक सीमित रहे, अपने ही देश तक सीमित रहे, दुनिया में आना जाना कम कर दे, तो अपने ही देश तक सीमित है। लेकिन जब दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़ जाएं, एक दूसरे के यहाँ एक दूसरे देश के लोग आने जाने लग जाएं,
तो धीरे धीरे दुनिया एक दूसरे से जुड़ती जाती है और भूमंडलीकरण हो जाता है। अब यही देख लो, आज भारत के लिए रास्ता खोजने के चक्कर में अमेरिका की खोज हो गई। और इतना ही नहीं हुआ, यूरोप से सोना चांदी भारत आ रहा था। यूरोपियंस के लिए चिंता का विषय था। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत पहले से ऐसी समस्या थी यूरोप में कि उनको जो है उनका सोना चांदी भारत आता था, वो चिंतित रहते थे। अभी एक समय ऐसा आया कि यूरोप में सोना समाप्त होने लग गया, लेकिन इसी समय यूरोप के लोगों ने अमेरिका की खोज कर ली, तो उनकी आंखें चमक उठी कि भाई अमेरिका तो अभी जस्ट खोजा गया, वहाँ तो बहुत सोना चांदी है, कहीं गया भी नहीं आज से वहाँ का सोना चांदी, तो हमको सोना चांदी मिल जाएगा। पर अमेरिका के लोग वहाँ खाली थोड़े नहीं बैठे थे कि यूरोपियंस भाइयों आओ, जितना मन करे सोना चांदी लोड करो, लेके जाओ। अगर कोई बैग वगैरह नहीं लाए हो तो अमेरिकन टूरिस्टर वाला फ्री में दे रहे हैं आपको, भर के ले जाओ सोना चांदी, फिर मन करे फिर आना अमेरिका, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ऐसा तो नहीं बोलेंगे अमेरिका के लोग। माना कि सरल थे वहाँ के लोग, पर इतने सरल नहीं थे। अमेरिका से सोना चांदी चाहिए तो बदले में इनको कुछ देना पड़ेगा, और बड़े चालाक थे यूरोप के लोग। ये अफ्रीका के लोगों को जानते थे। अफ्रीकन तो मस्त होकर घूमने टहलने वाले लोग आज भी पिछड़े हैं, बहुत पहले भी पिछड़े थे। मार करके जानवरों का मीट खाना, मस्त रहना, यही इनका काम था। भरे पड़े हैं अब अफ्रीका में जंगल, जंगली जानवरों को मार करके खाना, फलों को खाना, यही इनका कार्य था। बड़ी चालाकी से यूरोपियंस ने अफ्रीका के बहुत सारे जानवरों को मार करके अफ्रीका के लोगों को भूखों मरने पर विवश कर दिया। और जब अफ्रीका के लोग भूखों मरने लग गए तो उनको भोजन के बदले खरीद लिया, अपना गुलाम बना लिया। कारण ये है कि यूरोप के लोग जानते थे कि अमेरिका में खेती बहुत है। अभी वर्तमान में भी वहां पर ऐसे ऐसे किसान हैं जो दवा का छिड़काव खेतों में हेलीकॉप्टर से करते हैं। यूरोपियंस को पता था कि अमेरिका में वर्कर्स की डिमांड है, काम करने वालों की, और अफ्रीका से गुलाम ले जा करके यूरोपियंस ने अमेरिका में दे दिए। और अमेरिका में गुलाम दे करके बदले में कि भाई काम करने वाले ले लो, आपके यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, बदले में यूरोपियंस ने सोना ले लिया। अब सोना अमेरिका ये यूरोप में गया, यूरोप से फिर सोना जो है ये भारत में लाकर देंगे और सामान खरीदेंगे। इस तरीके से कल तक यूरोप से भारत आकर भारत से चले जाने वाले यूरोपियंस आज यूरोप से अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से यूरोप जाते हैं, यूरोप से भारत आते हैं, भारत से सामान ले जाकर पूरे यूरोप में बेचते हैं। तो यही भूमंडलीकरण है। दुनिया आपस में जुड़ने लगी, कुछ ज़्यादा ही भागदौड़ होने लग गई। लेकिन इतिहास में जब जब भी भूमंडलीकरण हुआ है तब तब व्यापार संतुलन भारत और चीन के पक्ष में चला गया। ये कैसे? जब भी भूमंडलीकरण हुआ, दुनिया के लोग भारत और चीन से सामान खरीदने आते थे, बदले में सोना देते थे। फायदा जो देश आते थे उनका भी था, भारत और चीन का भी था, पर ज़्यादा फायदा भारत और चीन का होता था। इसीलिए जो व्यापार संतुलन है, संतुलन का मतलब कि आपका भी बराबर फायदा हो, हमारा भी, तो संतुलन बना है। अब मेरा फायदा ज़्यादा हो रहा है तो संतुलन हमारी तरफ समझो ज़्यादा है, हमारे पक्ष में है। व्यापार संतुलन भारत और चीन के पक्ष में चला जाता था जब भी भूमंडलीकरण हुआ। और ये 17वीं सदी की घटना है जब दुनिया में एक ऐसी ग्लोबल अर्थव्यवस्था कायम हुई, एक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क कायम हुआ जिसमें पश्चिम में अमेरिका, इधर पूर्व में चीन, इधर दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देश जो है ये शामिल थे। पर इसका भी फायदा भारत और चीन को मिलना शुरू हुआ। इसी समय पर पश्चिम से बहुत शीघ्रता से सोना और चांदी निकलकर भारत और चीन आने लग गए। यूरोपियंस के लिए बहुत चिंता का विषय था ये। और इसी अवसर पर यूरोपियंस ने दिमाग लगा करके कुछ ऐसे कार्य किए कि व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने भारत और चीन के साथ असमान व्यापारिक संबंध कायम किया। मैं जितने आदर तरीके से बोल रहा हूं, हो सकता है आपको अभी समझने में समस्या हो, 2-4-6 लेक्चर और पढ़ो, फिर आप आसानी से समझने लग जाओगे। असमान व्यापारिक संबंध का मतलब आप ऐसे डायरेक्ट सुनोगे तो कठिन होगा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इतना तो आपने सुना ही होगा कि आज इस रास्ते से आने वाले वास्को डी गामा, फिर पुर्तगाल से आएगी कंपनी, उसको देख करके इसी रास्ते से ब्रिटेन से आएगी कंपनी, और भी देशों से आएगी कंपनी,
और फिर क्या करेंगे कंपनी के लोग? बिजनेस करके अपना फ़ायदा कम और भारत चीन को सोना चांदी देकर भारत चीन को ज़्यादा फायदा कराते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। भविष्य में असमान व्यापारिक संबंध कायम करने के लिए भारत और चीन जैसे देशों को गुलाम बना लिया जाएगा और फिर भारत और चीन में लूटपाट करके खूब सारा फायदा यूरोप ले जाकर अब व्यापारिक संतुलन किसके पक्ष में कर लेंगे ये लोग? यूरोप के। यही मैं आपको बता रहा हूं। पर आप लोग क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मेंस के कंपटीटर हैं, तो थोड़ा सा फुर्सत से बैठकर कभी सोचना कि जो इन्होंने इतिहास में किया था कहीं आज तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज भी यूरोप अमेरिका जैसे देश बड़े पावरफुल हैं, बहुत इनकम होती है इनकी, आज भी बिजनेस में इनको बड़ा फायदा है। तो आज भी तो ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि व्यापार संतुलन इनके ही पक्ष में बना रहे। तो आप पाएंगे जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि आज भी ऐसा है। कल तक डायरेक्टली दुनिया पर कंट्रोल करके अपना फायदा करने वाले लोग आज डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किए हुए हैं दुनिया में, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं का कंट्रोल आज भी दुनिया पर है जो कभी डायरेक्ट कंट्रोल करके रखते थे। आज कंट्रोल करने का साधन है कुछ संस्थाएं, WTO, वर्ल्ड बैंक, नाटो, IMF और ऐसे देशों के हेड कौन हैं? वही लोग जिनके कब्जे में एक समय दुनिया के बड़े भूभाग हुआ करते थे। आज भी ये संस्थाएं इन्हीं लोगों के इशारे पर काम करती हैं और ये इन संस्थाओं के माध्यम से व्यापार संतुलन किसके पक्ष में करेंगे? यूरोपियन या अमेरिका के लोग अपने पक्ष में। आज भी ये इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि नहीं? ये आप लोग बहुत आराम से बैठकर सोचना। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा था सामंतवाद, और फिर इस टॉपिक को खत्म करके फिर मैं आपको आगे जो है अगली जो व्यवस्था थी मध्यकाल में यूरोप में वो समझाऊंगा। अभी जो कुछ मैंने आपको बताया, देखो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो एक क्या पूरा का पूरा हिस्ट्री एक चैन की तरह है, एक के बाद एक ऐसा टॉपिक ही है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक समझोगे तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ लोगे तो तीसरा समझ में आएगा। अगर एक आपने बीच में मिस कर दिया तो उसके आगे वाला नहीं समझ पाओगे आप। मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से इतिहास समझाने वाला हूं कि आपके लिए इतिहास को समझना और उस तरह से सोचना जैसा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आपसे चाहता है वो आसान हो जाए। इसलिए मैंने लास्ट की क्लास में आपसे कहा था आटे और मैदे का एग्जाम्पल दे करके कि मैदे की तरह अपने दिमाग में आपका जो नॉलेज है उसको ऐसा फेंटना है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी को समझाने की या यूपीएससी मेंस में आंसर लिखने की, तो आप कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से अपना नॉलेज प्रस्तुत कर सको। और वही आपको करना है। ऐसा मत सोचना कि मैं जो है आपको ऐसे ही बता करके छोड़ दूंगा। मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा कि लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और इसीलिए मैं इस बैच में आपको समझाने के बाद फिर तुरंत जो है लिखवाता हूं, क्योंकि देखो अभी मैं लिखवाने चल रहा हूं और जो कुछ मैं अभी लिखवाऊंगा आप एक बार उसे लिखने में तो टाइम लगेगा, पर जैसे ही आप उसको लिखेंगे फिर आप उसे पढ़ करके देखना, 5 मिनट में ही आप जब देखोगे अपना नोट तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया है। किसी भी किताब में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। इसीलिए अब मेरा जो लेक्चर है उसे यहाँ से मिस मत करना कि सर समझा चुके अब लिखवाने वाले हैं तो मत सुनो। एक बार मेरे कहने पर जो मैं लिखवाना चाहता हूँ वो 5 से 10 मिनट में लिख लो आप बस, और लिखने के बाद फिर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि वह जो आप लिखोगे वो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा इतना आसान है ये सब कुछ, ये तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। आपको ही फील होगा, ना सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और फिर मैं जो आपको लिखवाता रहूँगा आपकी समझ बढ़ाता रहूँगा, बीच बीच में फिर आपको आंसर राइटिंग भी कराऊँगा। देखो ऐसा प्रश्न आए तो ऐसा उत्तर देना है। तो इससे पहले कि मैं इससे आगे समझाऊँ, आप जो कुछ मैंने बताया भी उसको लिखिए। पेन और नोट्स उठाइए। आप सबसे पहले एक हेडिंग डालिए, पाठ्यक्रम विश्लेषण। पाठ्यक्रम विश्लेषण। और फिर लिखिए इसमें सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम
राष्ट्रीय राज्य के उद्भव टॉपिक से आरंभ होता है कॉमा करके लिखना, किंतु राष्ट्रीय राज्य का उद्भव समझने के लिए बहुत ही सरल तरीके से लिखना है। जो कुछ मैंने आपको समझाया उसको बहुत सरल तरीके से लिखना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप एक बार नोट्स देख लें तो सब आपको याद आ जाए कि क्या आपने समझा। राष्ट्रीय राज्य का, किंतु राष्ट्रीय राज्य का उद्भव समझने के लिए हमें पूर्व काल में होने वाले कुछ परिवर्तनों को समझना होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मध्यकाल में यूरोप में कुछ विशिष्ट संस्थाओं का विकास हुआ था। ये संस्थाएं थीं सामंतवाद, कॉमा सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए, सामंतवाद। और फिर इसमें लिखना, प्राचीन काल में यूरोप में एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ था जिसे रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। रोमन साम्राज्य में दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप, और उत्तर अफ्रीका के क्षेत्र शामिल थे। आगे ऐसा लिखना है, आगे आने वाले समय में रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य
और पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य, बिजेंटियन एम्पायर, पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य। फिर पूर्ण विराम देके लिखना इसमें आगे, इसी में कंटिन्यू करके आगे, उत्तर से होने वाले जर्मन आक्रमण के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया। यह घटना 5वीं सदी की है। यह घटना 5वीं सदी की है। इसी घटना के बाद यूरोप में वह व्यवस्था कायम हुई जिसे सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। सामंतवाद के नाम से जाना जाता है। सामंतवाद का तात्पर्य है राजा और आम जनता के बीच मध्यस्थों और बिचौलियों की एक श्रृंखला। मध्यस्थों और बिचौलियों की एक श्रृंखला मतलब राजा को जनता के बारे में ढंग से नहीं पता, जनता को राजा के बारे में ढंग से नहीं पता, बीच में कुछ मीडिएटर काम करते हैं। और ऐसे में जनता को दिक्कत आए तो राजा हेल्प नहीं कर सकता, राजा को दिक्कत आए तो जनता को कोई मतलब नहीं होता। जैसे रामायण में एक लाइन है, कौन रिप होई हमई कहानी। राजा कोई भी हो, मरे या जिए, क्या फर्क पड़ता है जनता को। जनता का राजा से कोई वास्ता ही नहीं था। राजा जनता के सुख दुख में काम ही नहीं आएगा, सिर्फ अपने ही मनोरंजन में बिजी होगा। और यह व्यवस्था किसी भी देश के लिए बड़ी खतरनाक मानी जाती है। इससे कोई भी देश वो पिछड़ जाएगा। जब तक देश की जनता और देश के राजा मिल करके देश को आगे ना ले जाएं, कोई भी देश आगे नहीं जा सकता। तो यहां पर लिखना, सामंतवाद में अर्थव्यवस्था में व्यापार, वाणिज्य और मुद्रा की भूमिका सीमित हो जाती है तथा कृषि का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि का स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। लिखना, सामंतवाद से ही जुड़ा शब्द है कृषि दासता। कृषि दासता और मेनर प्रणाली।
ब्रैकेट में सर्फडम, SARDAM, सर्फडम बोलते थे इसे, ब्रैकेट में सर्फडम। अब नेक्स्ट लाइन में ऐसे बनाइए, एक छोटा सा गोला बनाकर ऊपर लिखिए लॉर्ड, जिसे सामंत कहते थे। गोले में लिखना लैंड, लैंड का मतलब जमीन होता है, लैंड। और गोले को बीच से दो भाग में बांट दो। लेफ्ट में लिख दो मेंस, राइट में लिख दो डिमेंस। मेंस के सामने एरो निकाल करके लिख देना, रैयतों के भरण पोषण के लिए, रैयतों के भरण पोषण के लिए। और डिमेंस के सामने एरो बनाकर लिखना, इसकी आय सामंत के पास जाती थी, इसकी आय सामंत के पास जाती थी। अब पैराग्राफ चेंज करिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्ष आगे तक चलता रहा। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कई बार तुर्क आक्रमण हुए, चौदह सौ 53 ईस्वी में ब्रैकेट में 15वीं सदी, मैंने कहा था ना 5वीं सदी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटा, और 15वीं सदी की बात मैं करने जा रहा हूँ 1000 साल बाद। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है ये हारेगा। तो 1453 ईस्वी में तुर्कों की एक शाखा ने पूर्वी रोमन साम्राज्य ऑब्लिक बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। यह घटना यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस घटना के बाद भारत और यूरोप में आने जाने वाले लगभग सभी प्रचलित मार्ग अवरुद्ध हो गए, लगभग सभी प्रचलित मार्ग अवरुद्ध हो गए। इसी घटना के पश्चात
भौगोलिक खोजों का वह दौर शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप 15वीं सदी के अंत तक अमेरिका की खोज और भारत के लिए नए मार्ग की खोज हो गई। जब मैं आपको राज्य का उद्भव पढ़ाऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, और आप ये भी समझ जाएंगे कि बिना ये सब समझे आप राष्ट्रीय राज्य का उद्भव टॉपिक समझ ही नहीं पाते। तो क्योंकि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको इस टॉपिक पर, ये सिलेबस पर। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर एक चाहे पूरा बड़ा सा आप बॉक्स बनाएं या कुछ ना बना करके नोट करके थोड़ा हाईलाइट करके लिखें थिंक इट, या सोचें। मैं आपको सोचने के लिए एक टॉपिक दे रहा हूँ, आप सोचते रहिएगा। थिंक इट, सोचें, लिख के डैश करिए। अब लिखिए, हम जानते हैं कि अमेरिका की खोज अकस्मात हुई थी। किसी ने जानबूझकर अमेरिका को नहीं खोजा था, किंतु अमेरिका की खोज यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि अमेरिका की खोज के बिना यूरोपीय देशों का भारत के साथ व्यापारिक संबंध कायम रखना कठिन हो जाता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह माना जाता है कि जब भी भूमंडलीकरण हुआ, भूमंडलीकरण का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे देखो, अभी समय तक तो अमेरिका का ही पता नहीं था, जबकि आज देखो, आज भूमंडलीकरण है। आज तो दुनिया का कोना कोना लोगों को पता है, और एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी के लिए भी बहुत आसान काम है। अब भारत देश के ही प्रधानमंत्री जी को देखिए कितना टहलते रहते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे टहल के आते हैं जैसे कि अपने मोहल्ले में टहल करके आ रहे हों। ये भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन।
यह माना जाता है कि जब भी भूमंडलीकरण हुआ, व्यापार संतुलन भारत और चीन के पक्ष में रहता था। सत्रहवीं सदी में भी एक ऐसी ग्लोबल अर्थव्यवस्था कायम हुई जिसमें व्यापारिक नेटवर्क पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक फैला हुआ था। इस समय भी पश्चिम के देशों से सोना और चांदी शीघ्रता से भारत और चीन की तरफ आ रहा था। जो यूरोप के लिए चिंता का विषय था। आगे व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करने के लिए यूरोपीय देशों ने भारत और चीन के साथ असमान व्यापारिक संबंध स्थापित किए। कहीं आज भी पश्चिमी देशों की चिंता का कारण यही तो नहीं है। अब आप सोचते रहना, परमाणु मूवी यदि आपने देखी हो तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से अमेरिका सैटेलाइट लगा करके भारत के ऊपर निगाह रख रहा था कि भारत परमाणु बम ना बना ले। क्यों भाई, भारत अगर शक्तिशाली हो गया तो आपको क्या टेंशन है? भारत परमाणु बम का मिसयूज करेगा तो क्या आप नहीं कर सकते? सारी शराफत की गारंटी जो है वो आपने ही ले रखी है। दुनिया में सबसे शरीफ देश अगर कोई है और इतिहास में था, भविष्य में रहेगा, तो भारत ही है। पूरी दुनिया परमाणु बम उठा के अपना फेंक दे, सबसे बाद में फेंकने वाला भारत ही होगा। लास्ट तक शांति का प्रयास करता है ये देश। चाहे वो भगवान राम हो, लंका के गेट पर खड़े होकर के चाहते थे शांति बनी रहे
और अंगद को दूत बनाकर भेजा, चाहे वो महाभारत के समय पर पांडव हों, अंतिम समय तक भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा कि शांति बनी रहे। तो शांति तो वास्तव में पूरी दुनिया में अगर कोई देश चाहता था तो भारत ही चाहता था हमेशा, लेकिन भारत की शांति, खामोशी और शांति के प्रयास ने भारतीयों को बेवकूफ़ समझाया, या दुनिया वालों ने भारत को बेवकूफ़ समझा, भारत देश के लोगों को बेवकूफ़ समझा, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, मारा, काटा, लूटा। ये भारत की महानता समझ कहाँ पाए। तो कहने का मतलब आज भी जो ये लोग कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं भारत और चाइना जैसे देशों पर, सोचना कहीं इसका कारण वही तो नहीं है जो इतिहास में एक बड़ा कारण हुआ करता था। अब इसके आगे मैं ये तो हिंट दे रहा हूँ, इसके आगे सोचना आपकी जिम्मेदारी है। आज की क्लास में इतनी ही बात करूंगा मैं। अभी मैं सामंतवाद पढ़ा रहा था, उस समय की कुछ और व्यवस्थाएं आपको बताया, फिर आगे मैं सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, पवित्र रोमन साम्राज्य, ये सब पढ़ाऊंगा। बहुत विधिवत तरीके से आप वर्ल्ड हिस्ट्री समझने वाले हैं। जो सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री समझेंगे, जो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, वो विधिवत तरीके से पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। कहीं से कोई समस्या आती है तो आप मेरे पास, मेरे नंबर पर मैं आपको दे चुका हूँ, व्हाट्सअप कर देना। बैच ज्वाइन करने के बाद एक चैट ग्रुप बन जाता है ऐप पर ही, वहाँ पर जो आपको डाउट हो आप वहाँ पर लिख देना। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा, क्योंकि याद रखना कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, तब यूपीएससी या स्टेट पीएससी की डिमांड के हिसाब से आंसर लिख पाओगे आप मेंस में। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।